हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नियोगी आईएएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कुछ रीसेंट टाइम्स में हमारे जो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी वो क्यों आई थी। लेट अस लुक इनटू द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो रीसेंट गिरावट हुई है वो इसमें क्यों आई है। बेसिकली अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ समय से ईरान का वॉर चल रहा है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बट जो अभी रीसेंट क्रैश हमको देखने को मिला वो बहुत बड़ा था एंड द वॉर वॉज नॉट द ओनली फैक्टर। वॉर येस इट वॉज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर बट इट वॉज नॉट द ओनली फैक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके कारण हमको ये स्टॉक मार्केट में गिरावट या स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अगर आप पिछले कुछ समय में देखें जो न्यूज़ चलती आ रही हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मोर देन 2% ऑफ डिक्लाइन हमको देखने को मिला। व्हाट वाज द की फैक्टर्स? अगर की फैक्टर्स की बात करें सो इट दिस डिक्लाइन वाज अ कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर एक साथ कन्वर्ज हुई जिसके कारण इतनी ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिली। इसमें कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण आ रहे थे, कई सारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी थे और कई मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी थे। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अगर आप देखें तो जो ग्लोबल ट्रिगर है डेफिनेटली दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा हमारे जो स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है उसको लेकर। ओके, क्रूड ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें तो ऑलरेडी $110 पर बैरल से ज़्यादा पे ट्रेड हो रहे हैं। इसके अलावा ईरान की जो साउथ पार्स गैस फैसिलिटी है जो बहुत ही क्रिटिकल फैसिलिटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फैसिलिटी में से एक मानी जाती है, वहाँ पर भी अटैक हुआ तो इससे सप्लाई चेन की कंसर्न्स बाहर आने लगे। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट इंडिया पे क्या देखने को मिलता है कि अगर आपको पता होगा इंडिया ऑलरेडी अपना 85% ऑफ द ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ऑयल प्राइसेस जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं और इसकी कई सारे कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट इज ऑन द इन्फ्लेशन। ओके, देखिए हमारे यहाँ क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, वी आर अ इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। ओके, इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी होने के कारण क्या होता है कि जब भी ग्लोबल लेवल पे हमारी कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उसके कारण डायरेक्टली इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाती हैं। ओके, सो इन्फ्लेशन इन इंडिया इज ड्रिवन बाय इन्फ्लेशन इन दी इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में अगर इन्फ्लेशन होगा तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में भी हमको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये जो प्राइस राइस हमको जो ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में भी इन्फ्लेशन ट्रिगर करने का कंडीशन बना रहा है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ऑलराइट, बेसिकली अगर हम देखें, मान लीजिए जैसे अगर इंडिया 10 बैरल्स अगर इंपोर्ट करता था, ओके लेट अस अज्यूम इंडिया वाज इंपोर्टिंग 10 बैरल्स, अर्लियर इसके जो प्राइस थे वो $70 थे। ओके, इंडिया अभी भी 10 बैरल्स ही जो है इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया स्टिल इंपोर्टिंग 10 बैरल्स बट इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। अब नाउ इट इज कॉस्टिंग 110। सो अगर आप देखें वैल्यू टर्म्स में हमारी इंपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। राइट, सो अगर वैल्यू टर्म्स में इंपोर्ट इंक्रीज होता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? करंट अकाउंट डेफिसिट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ओके, एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू माइनस इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर ये इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगी तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव साइड पे इंक्रीज करेगा। ओके, सो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी हायर साइड पे जा रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस। एट द सेम टाइम फिजिकल प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाएगा इसके कारण। बेसिकली जब भी अगर इकोनॉमी में हम देखें ऐसे शॉक्स आते हैं तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है, चाहे वो सब्सिडी के फॉर्म में हो या अदर सपोर्ट मेजर के फॉर्म में हो। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकल प्रेशर भी इससे इंक्रीज होगा। ओके, जो ये 3 फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल प्रेशर, ये तीनों डिटरमाइन करते हैं कि आपकी मैक्रो इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। ओके, अगर इसमें कोई ना कोई ट्रबल या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आता है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ग्रोथ पोटेंशियल है वो डिक्लाइन करने लग जाती है, जो आपका ग्रोथ है उसमें स्लो डाउन देखने को मिलता है हमको। ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली विच इज लाइकली टू हैपन। राइट, सो अगर कहीं पे भी आप देखते हैं, अगर मैं एज अ इन्वेस्टर अगर देखूं, अगर मुझे पता है कि ये एंटरप्राइज में आगे चल के ग्रोथ डिक्लाइन करने वाली है, सो आई विल नॉट बी इन्वेस्टिंग माई मनी देयर। राइट, तो एज अ इन्वेस्टर अगर कोई इंडियन इकोनॉमी में अभी देख रहा होगा तो उसको ये लगेगा कि इंडियन इकोनॉमी शायद आगे उतने परसेंटेज से ग्रो ना कर पाए जितने से एंटिसिपेटेड था पहले। ओके, सो दे विल टेक आउट देयर मनी फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी। तो वो क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी से अपने पैसे बाहर लेकर चले जाएंगे, दे विल टेक इट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स। सेकेंड की फैक्टर जो अगर है इससे रिलेटेड वो है स्ट्रेटेजिक रिस्क। ये हमारा स्पेसिफिकली ड्रिवन है स्ट्रे ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर। ओके,
स्ट्रे ऑफ हॉर्मुज में क्या कंडीशन आ रखी है, बेसिकली इट इज़ करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान एंड यूएस ने कई बार थ्रेटन किया है कि वो इसको टेक ओवर कर लेगा, सो ऑन सो फोर्थ. सो देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद स्ट्रे ऑफ हॉर्मुज एंड इट्स फ्यूचर. एंड स्ट्रे ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होता है, राइट. सो अभी हमको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि ये सप्लाई चेन को कैसे इंपैक्ट करेगा. एंड मार्केट डज नॉट वर्क ऑन सर्टेनिटी, इट वर्क अपॉन परसेप्शन. मार्केट हमेशा किस पे वर्क करता है, परसेप्शन पे. और अभी के जो परसेप्शन है वो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, अभी के जो परसेप्शन है वो रिस्क से रिलेटेड है. तो ऑटोमेटिकली देर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की सप्लाई चेन अभी कुछ आने वाले दिनों में ठीक होने वाला है. देर इज अ सिग्निफिकेंट negative emotions or negative perceptions associated with it. Okay, so market react to this anticipated risk. अभी भी हम anticipate कर रहे हैं कि स्ट्रे ऑफ हॉर्मुज और ज़्यादा सप्लाई चेन के रिस्क बढ़ा सकता है. ओके, जब भी सप्लाई चेन के रिस्क बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है हम जो है स्ट्रे ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं. ओके, उस रीजन से काफ़ी सारे इंपोर्ट्स हमारे स्पेशली एनर्जी इंपोर्ट्स आते हैं. सो द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, द एंटिसिपेटेड रिस्क इज फर्दर कंट्रीब्यूटिंग कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक नेगेटिव परसेप्शन दे रहा है इंडिया का, कि इंडिया के आगे चल के इकोनॉमी में और ज़्यादा ट्रबल्स आ सकती हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो देयर वाज अ इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक ट्रिगर एज वेल. अगर आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे तो HDFC के जो चेयरमैन थे उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया. नाउ इफ़ यू सी, उसके कारण कोई भी अगर चेयरमैन रिज़ाइन करता है या फिर कोई भी इशू होता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो होते हैं उस कंपनी के उसको डिक्लाइन की तरफ लेकर जाते हैं, बिकॉज इट क्रिएट अनसर्टेनिटी, इट क्रिएट्स एलिमेंट ऑफ चेंज. सो जैसे ही स्टॉक आप देखेंगे तो HDFC के जो स्टॉक थे वो करीबन 9% के आसपास फेल कर गए. ये HDFC बैंक सिर्फ एक बैंकिंग ऑपरेशन नहीं करता है, दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो फंड मैनेजमेंट का भी काम करते हैं. बेसिकली दे मैनेज फंड इन द स्टॉक मार्केट. तो अगर आप देखने जाएंगे तो HDFC जो था उसके अगर आप इंडेक्स में वेटेज देखें, इंडेक्स मतलब जो हमारे स्टॉक मार्केट में वेटेज है वो रिलेटिवली हायर साइड पे थे. तो जब HDFC के स्टॉक फेल करे तो ओवरऑल उसके वेटेज जो स्टॉक मार्केट में है उसके कारण ओवरऑल स्टॉक मार्केट के भी इंडेक्स फॉल करने लग गए. ओके, सो देयर वाज अ डोमेस्टिक ट्रिगर एज वेल, HDFC बैंक के शेयर डिक्लाइन. ओके, दैट ऑल्सो लेड टू डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ स्टॉक मार्केट. देन इसके अलावा वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल फैक्टर जो रिसेंटली इमर्ज होकर आया वो था US फेडरल रिजर्व का डिक्लेरेशन. ओके, अगर आप आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो US फेडरल रिजर्व ने कहा कि हम अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो हायर साइड पे ही रखेंगे, उसको अभी हम डिक्लाइन नहीं करने वाले हैं. US फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने स्पेसिफिकली स्टेट किया है कि हम आगे चल के कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे एज वेल एज US में भी इन्फ्लेशन का प्रेशर हायर साइड पे होगा बिकॉज ऑफ द एनर्जी रिस्क. ओके, सो उनके हिसाब से क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है तो हम इंटरेस्ट रेट अभी नहीं घटाएंगे, वी विल नॉट डिक्लाइन आवर इंटरेस्ट रेट, वी विल कीप इट एट हायर लेवल. ये जो है US फेडरल रिजर्व ने कहा है. अब इसका इम्पैक्ट समझो. मान लो आपके पास 100 रुपीज़ हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप इसको दो इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस इन्वेस्ट कर सकते हो. एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 5% इंटरेस्ट रेट देता है और एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 2% इंटरेस्ट रेट देता है. एज अ इन्वेस्टर आप इस अपने 100 रुपीज़ को कहाँ लगाना पसंद करोगे? 5% वाले में, क्योंकि यहाँ पे आपको हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, राइट. सो यही आइडिया कंट्री लेवल पे भी काम करता है. अगर एक कंट्री है, कंट्री C1 जैसे कि अमेरिका, एंड देयर इज़ अ कंट्री C2, मेरे पास 100 रुपीज़ हैं. अगर इस कंट्री के इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे हैं तो मुझे ये पता है अगर मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा. वहीं एक और कंट्री C2 है जहाँ के इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे हैं, अगर मैं वहाँ पे पैसे लगाऊंगा तो मुझे कम रिटर्न मिलेगा. ऑलराइट, कभी भी अगर ये C2 डिक्लेयर करता है कि मैं अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला हूँ तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा मनी अदरवाइज होगा मैं उसको C2 में लेकर जाऊँगा. ओके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर. एग्जैक्टली यही फिनोमिना हमको अभी देखने को मिल रहा है. व्हेन यू कंपेयर इंडियन एंड US इकोनॉमी, तो US इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट को जो है उन्होंने हायर साइड पे रखने को कहा है. दे आर गोइंग टू कीप इट ऑन दी हायर साइड, और हायर साइड पे इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्टिव इकोनॉमिक डेस्टिनेशन बन जाती है. इसके अलावा एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर जो होता है वो होता है सेफ्टी का. एवरी इन्वेस्टर वांट टू कीप देयर मनी सेफ, कीप देयर इन्वेस्टमेंट सेफ. अभी जो ग्लोबल ट्रिगर्स हो रखे हैं उससे कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर इसलिए क्या कर रहे हैं, अपने पैसे इंडिया से निकाल कर US की तरफ लेके जा रहे हैं, वो जो कि एक ज़्यादा सेफर इकोनॉमी है. अगर आप इंडिया और US को कंपेयर करते हैं तो इंडिया में कहीं ना कहीं अभी भी एनर्जी के टर्म्स में इशूज़ हैं. वी फेस एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस.
वहीं अगर आप यूएस को देखेंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिलेटेड चैलेंजेस नहीं है, दे ऑलरेडी हैव देयर ऑयल रिजर्व्स, दे ऑलरेडी हैव देयर गैस रिजर्व्स, सो वो एक एनर्जी के टर्म्स में एक सिक्योर्ड मार्केट है। सो इन्वेस्टर विल मूव फ्रॉम अ रिस्की मार्केट टूवर्ड्स अ सिक्योर मार्केट। तो हमने देखा कि रिसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ फेडरल रिजर्व स्टैंड एज वेल एज सेफ नेचर ऑफ यूएस इकोनॉमी, जो एफपीआई है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, उसका इंडिया में आउटफ्लो होने लगा है। ओके, जो एफपीआई जिन्होंने हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा था, वो अपने पैसे इंडियन मार्केट से बाहर ले जाके यूएस में वापस लेकर जा रहे हैं। ऑलराइट, एफपीआई अगर आउटफ्लो कर रहे हैं तो कैसे आउटफ्लो होगा, दे विल बी डिमांडिंग डॉलर्स। और मैंने पहले भी डिस्कस किया है, व्हेनेवर देयर इज डिमांड फॉर डॉलर इन एन इकोनॉमी, ऑटोमेटिकली रुपी का क्या होता है, डेप्रीसिएशन। सो रुपी का डेप्रीसिएशन हमको देखने को मिल रहा है इसके कारण। एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट्स आर डिक्लाइनिंग बिकॉज जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक को खरीद के रखा था, वो अब इंडियन स्टॉक्स को क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बेच रहे हैं। Okay, so this has led to a trigger, this has led to decline in the stock market. Alright, अगर कलेक्टिवली बात करें सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक साथ जिनका एक साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें रिसेंटली स्टॉक मार्केट में देखने को मिला है। ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज, वॉर के रिस्क का इंक्रीज, बैंकिंग स्टॉक का डिक्लाइन और यूएस रेट का इंक्रीज। ओके, ये क्यूमुलेटिव जो फैक्टर्स थे, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमको किसमें देखने को मिला, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टॉक प्राइसेस, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द स्टॉक मार्केट। ऑलराइट, what is the conceptual understanding that you have to derive out of this? सबसे पहली बात, मार्केट आर फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट आज के में नहीं आगे आने वाले रिस्क पे रिएक्ट करते हैं। सेकेंड एलिमेंट, देयर इज ग्लोबल इंटरलिंकेजेस विच अफेक्ट्स द डोमेस्टिक मार्केट। अगर आपको जो है ग्लोबल इंटरलिंकेजेस होते हैं जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं, दिस इंटरलिंकेजेस यू शुड बी एबल टू कोरिलेट व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी थोरोली। ओके, देन देयर इज इंडियाज वल्नरेबिलिटी। Two important vulnerability that India currently has is oil imports और foreign capital dependencies। हमारे oil import और foreign capital dependencies के vulnerability बहुत higher side पे हैं। Okay, so this crash shows कि इस जो crash हुआ था, it was not just one element, it was combination of global shock, domestic issue and financial flow interaction इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जो इंटरलिंकेजेस हैं उसके कारण हमको जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे स्टॉक मार्केट्स में। सो दिस आइडिया कंप्लीटली एक्सप्लेन्स व्हाई वी हैव सीन सच अ लार्ज स्केल डिक्लाइन इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा हमारा डिक्लाइन हमें क्यों देखने को मिला। If you are still confused about what is going on the stock market and how foreign investments are related to Indian stock market, do subscribe to our channel because soon हम एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो में इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। Thank you everyone and do subscribe to our channel. Thank you.